हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लिटरेचर का टॉपिक करेंगे, जिसमें सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो पार्ट है वो आपकी लिटरेरी डिवाइस का पार्ट है, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो किसी भी राइटिंग की, कोई भी राइटिंग जो राइटर के द्वारा लिखी गई है, चाहे पोएम हो, चाहे ऐसे हो, नॉवल हो, स्टोरी हो, इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑर्नामेंट का काम करते हैं। ऑर्नामेंट का कैसे? जैसे कि किसी लेडी के लिए जब वो ऑर्नामेंट पहनती है या अच्छे से कपड़े पहन के श्रृंगार करती है तो वो ज़्यादा अच्छे लगने लग जाती है। वैसे ही जो फिगर ऑफ स्पीच है अगर किसी भी राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं तो वो उस राइटिंग की क्या कर देते हैं, ब्यूटी को इनहेंस यानी बढ़ा देते हैं। ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी एक लिमिट तक अच्छी लगती हैं, जैसे कि ज़्यादा आभूषण पहनने से एक औरत की सुंदरता है वो बदसूरती में या उसको बदसूरत दिखाने में भी काम आ सकती है। वैसे ही ऑर्नामेंट है वो अपनी राइटिंग के लेवल के ऑपोजिट अगर यूज होते हैं तो वो भी वहाँ पे क्या नहीं हो पाते हैं, सेट नहीं हो पाते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं, इट इज एन एक्सप्रेशन where words are not used in their literal meaning। कि जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है इसमें वर्ड्स को ऐसे यूज किया जाता है कि वो उनके वास्तविक रूप में या वास्तविक मीनिंग के तौर पे यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं ही fought bravely, ठीक है। सेकंड अगर मैं ये बोलूं he fought like the lion, और नेक्स्ट अगर मैं ये बोलूं he is lion। ठीक है। तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। तीनों सेंटेंस में हम एक ही सेंस कहना चाह रहे हैं कि वह ब्रेवली लड़ा। नेक्स्ट में भी अपन ने ये कहा ही फॉट लाइक द लायन, तो वो लायन की तरह थोड़ी ना लड़ा था, वो लायन थोड़ी ना बन गया था, शेर थोड़ी बन गया था, वो था तो इंसान ही। पर उसका अपन कंपैरिजन कर रहे हैं पावर से। ठीक है। उसका पावर है वो अपन ने किससे कंपेयर करवाया है, लायन से कंपेयर करवाया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए मैंने लिखा है ही इज लायन, तो यहाँ पे वह रहा आदमी ही है, वो लायन नहीं बना है। पर यहाँ भी अपने कहने का मतलब है कि उसकी जो फाइटिंग पावर थी या उसके लड़ने की जो क्षमता थी वो बिल्कुल कैसी थी, लायन के जैसी थी। ठीक है। इन रियल वो आदमी से लायन में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस सेंटेंस का मीनिंग देखें तो ऐसा लगता है कि वही क्या है, लायन है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो अपने लिटरल मीनिंग से हट के यूज होते हैं, लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होते हैं। पर यहाँ पे ये इसकी ब्यूटी को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे अपन ने इसको जनरल सेंस में कहा था, लेकिन यहाँ पे इसमें अपन ने लायन से इसको कंपेयर करवा के इसको ब्यूटी देती है, इसको सुंदरता देती है। ठीक है। अगर अपन फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो फर्स्टली ये ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। सेकंड, ये मीनिंग को डीपर बनाते हैं, मेक्स द मीनिंग डीपर। डीपर कैसे बनाते हैं? यहाँ हमने लिखा ही इज लाइन, तो इसको आपको सोचने पे
फोकस करना पड़ रहा है कि वह लाइन कैसे है, तो आपने इसको डीपली जाके इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। जबकि रियल में सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आपको डीप इसके मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन ये है एंड इसके अपन ने कुछ यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वीडियो के इनहेंस करने के लिए काम आते हैं और किसी भी राइटिंग की जो मीनिंग है उसको डीप तक ले जाने के क्या काम आते हैं। अब अपन जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दो फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर। ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच लगभग सेम से हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है देखिए। ये दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं और कंपैरिजन जो होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होता है, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो कंपैरिजन होता है वो दोनों में सिमिलर क्वालिटी के लिए होता है, फॉर सिमिलर क्वालिटी। ठीक है, तो जो मेटाफर एंड सिमिली हैं दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों में जो कंपैरिजन होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होता है और जो कंपैरिजन किया जाता है वो सिमिलर क्वालिटी के लिए किया जाता है, सिमिलर क्वालिटी के लिए किया जाता है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जब आप सिमिली का यूज करते हैं तो कंपैरिजन के लिए आप एज, सो या लाइक जैसे वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एज, सो और लाइक जैसे वर्ड का यूज करते हैं। और जब मेटाफर का यूज होता है तो एज, सो और लाइक जैसे वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। नो यूज ऑफ एज, सो, लाइक वर्ड्स। यहाँ पे एज, सो, लाइक वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लाइन वाला बताया था उसमें मेटाफर एंड सिमिली थे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूं ही वॉक्स स्लोली, यह आपका नॉर्मल सेंटेंस है, जनरल सेंस में इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। पर इसी सेंटेंस को अगर मैं ये बोलूं ही वॉक्स लाइक या एज वर्ड यूज कर सकते हैं। सो जो यूज होता है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है, एज है वो पॉजिटिव आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसमें यूज होता है, लाइक सब में यूज होता है। ही वॉक्स लाइक द टोर्टोइज। ठीक है, या फिर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकती थी, ही इज टोर्टोइज। तो देखिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा ही वॉक्स स्लोली, कि वह धीमा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा ही वॉक्स लाइक द टोर्टोइज। टोर्टोइज क्या होता है? कछुआ। कछुआ कछुए का नेचर क्या है कि वो चलने में बहुत धीमा होता है, और यहाँ मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि वो बहुत धीमा चलता है। तो इन दोनों की क्वालिटी क्या हो गई? सेम। क्या क्वालिटी क्या है दोनों का? धीमा चलना, दोनों का धीमा चलना। तो ये तो सेम सिमिलर क्वालिटी हो गई। फिर मैं बोल रही हूँ कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कंपेरिजन करवाया जाता है। तो ये तो एक इंसान है और ये एक क्या है? इंसेक्ट आपका जानवर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें कंपैरिजन करवाया है। किसके साथ? लाइक वर्ड के साथ। यहाँ पे अपन एज वर्ड का भी यूज कर सकते थे, एज, सो और लाइक वर्ड का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज टोर्टोइज। यहाँ पे देखो ना लाइक ना एज किसी भी वर्ड का यूज नहीं किया गया है, पर दो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है उनमें कंपेरिजन हुआ है। ये यहाँ पे ही है जो कि एक इंसान है और ये वापिस वही है आपका एनिमल कैटेगरी में आया हुआ है।
ठीक है। तो इन दोनों में अपन ने कंपैरिजन करवाया है। यहाँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये आदमी जो है वो तो कछुआ बन गया, ठीक है। सेंस अगर निकालें तो ऐसे ही निकलता है, ही इज टोर्टोइस, मतलब वह कछुआ है, लेकिन रियल में कछुआ बन थोड़ी गया है। मतलब कहना चाहते हैं कि उसका चलना कैसे है, कछुए के जैसा है, मतलब वो कछुए की तरह क्या चलता है, बहुत धीमा चलता है। तो मेटाफर और सिमिली में यही है, इनमें कंपैरिजन होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होता है, फॉर सिमिलर क्वालिटी के लिए होता है। जो सिमिली है उसमें ए सो और लाइक जैसे वर्ड का कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ जो मेटाफर है इसमें ए सो और लाइक जैसे वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। जैसे सेंटेंस है ये नॉर्मल जनरल सेंस में, यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। नेक्स्ट वाले में ही वॉक्स लाइक टोर्टोइस, मतलब यहाँ पे सिमिली है, और ही इज टोर्टोइस यहाँ पे क्या है आपका मेटाफर है। नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। जब आप किसी नॉन लिविंग में लिविंग जैसा नेचर शो करते हैं, मतलब किसी अमूर्त जो कोई भी चीज है, थिंग है, उसमें आप जान डालने की कोशिश करते हैं या उसको सजीव की तरह दिखाते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण कहते हैं। व्हेन वी पुट द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग इन एनी नॉन लिविंग थिंग। मतलब किसी लिविंग सजीव की जो क्वालिटी है वो आप, या उसकी जो भी विशेषता है वो आप किसी नॉन लिविंग यानी निर्जीव में शो करने की कोशिश करते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एंग्री क्लाउड सराउंडेड द आइलैंड। नेक्स्ट देखिए, द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद क्लाउड्स। ये स्टार्स है, ठीक है, STARS। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अपन ने एग्जाम्पल लिया है एंग्री क्लाउड सराउंडेड द आइलैंड। एंग्री होना, गुस्सा होना किसकी विशेषता है, किसी ह्यूमन की, या जिसमें जान है लिविंग की, जैसे एनिमल है उसमें जान होती है, या कोई आदमी है उसमें जान होती है। तो गुस्सा करना नेचर किसका है, किसी लिविंग का है, ठीक है, किसी सजीव का है। अब क्लाउड्स क्या है, नॉन लिविंग में आते हैं, और अपन ने क्या कहा है, एंग्री क्लाउड्स। तो किसी लिविंग की विशेषता अपन ने नॉन लिविंग के साथ दिखाई है, तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट देखिए, द स्टार्स STARS है, ये टी लिखा हुआ था मैंने कट किया है। द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। प्ले करना, खेलना किसकी विशेषता है, बीइंग की है, ह्यूमन बीइंग की है, या एनिमल जिनमें जान होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्स। स्टार्स जो है वो क्लाउड्स के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं, लुका छुपी का गेम खेल रहे हैं। तो क्या तारे खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, उनमें अपन ने लिविंग मतलब किसी निर्जीव में सजीव की विशेषता बताई है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण है। नेक्स्ट देखिए, यूफेमिज्म, इसे अपन सुभाषित बोलते हैं। सुभाषित यानी अच्छे से बोलना, ठीक है। किसी अनप्लीजेंट
प्लीजेंट स्टेटमेंट को आप प्लीजेंट वे में बोलते हैं, उसे यूफेमिज्म कहते हैं। व्हेन वी चेंज एनी अनप्लीजेंट स्टेटमेंट into pleasant statement। एग्जाम्पल्स देखिए, अनप्लीजेंट से प्लीजेंट कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस लिखूं मैं, हीज मदर डाइड, हीज मदर डाइड। नेक्स्ट मैंने लिखा हीज मदर पास्ड अवे, और फिर अगेन मैंने नेक्स्ट लिखा हीज मदर लिव्स इन द पीस और हेवन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप, पीस और हेवन। ठीक है, तीनों सेंटेंस देखिए, तीनों का मीनिंग सेम ही है। फर्स्ट वाला जो मीनिंग है उसका मीनिंग भी यही है कि उसकी माँ मर गई। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैंने लिखा हिज मदर पास्ड अवे, लेकिन ये इससे थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। एक तो आप सीधा सीधा बोलो हिज मदर डाइड, उसकी माँ मर गई, एक आप बोलो उसकी माँ गुजर गई। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीजेंट वे में आ जाता है। और इससे भी प्लीजेंट देखिए, मैं बोलूँ हिज मदर लिव्स इन द पीस, कि उसकी माँ है अब कहाँ, हेवन, स्वर्ग में निवास करती है। तो स्वर्ग में निवास करती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वापिस जिंदा हो गई, मर गई वो तो मर गई, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे अपन जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सामने वाले को अनप्लीजेंट लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, बट वही बात अपन इस तरीके से बोलते हैं तो वो प्लीजेंट वे में लगता है, थोड़ा सा गुड सेंस में लगता है। ठीक है, तो जो भी आप किसी भी अनप्लीजेंट आपका जो टॉकिंग वे है उसको आप प्लीजेंट वे में चेंज करके लिखते हैं, उसे कहते हैं यूफेमिज्म। इसीलिए इसका मीनिंग है सुभाषित, मतलब अच्छे से बोलना। फिर नेक्स्ट है आपके, लगभग सेम से हैं, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन। बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। पैराडॉक्स में क्या होता है, टू आइडियाज और स्टेटमेंट विच आर ऑपोजिट एंड दोनों का मीनिंग भी चेंज होता है, मीनिंग ऑल्सो चेंज। ठीक है, ऑक्सीमोरन में क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स put together but no effect on meaning। लेकिन मीनिंग पे इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे कोई भी दो आइडिया, दो स्टेटमेंट मिलेंगे, दो आपको सेंटेंस या क्लोज मिलेंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, और इनका मीनिंग पे भी क्या रहेगा, दोनों जस्ट ऑपोजिट मीनिंग दे रहे होंगे। ऑक्सीमोरन में आपको स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, ओनली वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट मिलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज करो कोई बोले डोंट गो टू द वॉटर, टू द
water until you have learned to swim. नेक्स्ट है आपका water water everywhere, water water everywhere, not any drop to drink. और नेक्स्ट और देख लीजिए, डेथ is end yet the beginning. देखिए आपको तीनों में दो तो डिफरेंट टाइप के आपको क्या जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं देखिए, फर्स्ट जो आपका सेंटेंस था उसमें ये लिखा हुआ है डोंट गो टू द वाटर, डोंट गो टू द वाटर। पहले में सामने वाले ने आपको बोला कि पानी के पास नहीं जाना। फिर नेक्स्ट वाले में बोला है अंटिल यू हैव लर्न टू स्विम, जब तक आप स्विम तैरना नहीं सीख जाते तब तक पानी के पास नहीं जाना। तो देखो जब तक बंदा पानी के पास जाएगा ही नहीं तब तक वो तैरना कहाँ से सीखेगा। तो जो स्टेटमेंट दे रहा है वही जस्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको पानी के पास तब तक नहीं जाना जब तक आप स्विम करना नहीं सीखते। और मीनिंग क्या निकलता है, जब आप पानी के पास नहीं जाओगे तो स्विम कहाँ करना सीखोगे। तो जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कह रहे हैं पानी ही पानी है हर जगह पर पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। तो जब पानी ही पानी है हर जगह तो पीने के लिए एक भी बूंद क्यों नहीं है। तो देखो अगर रियल में मीनिंग निकालें, आप कहीं ऐसी जगह हो 2-3 दिन से प्यासे हो और आपको पास पानी नहीं है पीने का, बट आपको अचानक वो टैंक दिखता है पानी का भरा हुआ है और वो पानी क्या है, स्पॉइल्ड डर्टी वाटर है, ठीक है, पोल्यूटेड वाटर है जिसको आप पी नहीं सकते। तो आप उस टाइम क्या बोलेंगे, हर जगह पानी ही पानी पड़ा था पर पीने के लिए एक भी ड्रॉप नहीं है, ठीक है, पीने के लिए एक भी ड्रॉप नहीं है। ये जो लाइन है वो एनिशिएंट मैरिनर से ली गई है। वो अपनी जो वॉइस पे जाते हैं वहाँ पे स्ट्रॉम आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो चारों तरफ समुद्र का पानी है पर समुद्र का पानी इतना सॉल्टी होता है आप उसको पी नहीं सकते। इसलिए वहां पर राइटर ने बोला था वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। नेक्स्ट देखिए डेथ इज एंड, कि मौत है अंत है, येट द बिगिनिंग ऑल्सो, लेकिन हालांकि ये शुरुआत भी है। तो कहने का मतलब है एक साइड तो बोल रहा है कि जो मौत है वो अंत हो जाती है, दूसरी साइड आप कह रहे हो कि वही शुरुआत भी है। तो कहने का मतलब है किसी चीज का अंत होगा तो उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। जैसे सपोज करो आप जिस भी क्लास में हो, मान लो 12th क्लास में हो, तो एग्जाम के बाद आपकी 12th क्लास का एंड होगा, लेकिन 12th के बाद में आप फर्स्ट ईयर क्लास में जाएंगे तो एक नई शुरुआत भी तो होगी आपकी। तो हर एक चीज का अंत होता है, अंत के बाद उसकी एक शुरुआत भी होती है। तो जस्ट ऑपोजिट लिए हैं, देखो यहाँ पे एंड वर्ड लिया और यहाँ पे क्या लिया, बिगिनिंग वर्ड लिया। अब जो ऑक्सीमोरॉन होता है उसमें ओनली 2 वर्ड होते हैं जस्ट ऑपोजिट जो कि एक साथ रखे जाते हैं लेकिन इनका मीनिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है देखिए, जैसे कि मान लो मैं लिखूं ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, या मैं लिखूं नेचुरल एक्टिंग, या जैसे मैं लिखूं सीरियसली फनी, सीरियसली फनी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिए हैं, यहाँ पे पूरे सेंटेंस नहीं लिए इसलिए मैंने ऊपर भी बोला था वर्ड आएंगे एक साथ। मैंने लिखा ओरिजिनल और आगे मैंने लिखा कॉपी। ये स्टेटमेंट आपने बहुत जगह सुना होगा, बोलते हैं आपको जेरोक्स लानी है या ओरिजिनल कॉपी लेके आनी है। कॉपी का मीनिंग होता है नकल, और नकल मतलब किसी ना किसी चीज की ऑलरेडी कोई ओरिजिनल चीज है उसकी नकल करना। अब देखो इसके साथ मैंने लगा रखे ओरिजिनल कॉपी। अब अगर वो ओरिजिनल है तो वो कॉपी कैसे हो सकती है, ठीक है, ऑलरेडी अगर वो ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे हो सकती है, और अगर कॉपी हो गई तो फिर वो ओरिजिनल कैसे हो सकती है।
ठीक है, लेकिन मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल एक्टिंग। कई बार आप क्या कहते हो किसी के लिए, उसने बहुत ही नेचुरली एक्टिंग की थी। नेचुरल क्या होता है, स्वाभाविक, मतलब जो रियल है, जो रियल है, नेचुरल वो होता है। और एक्टिंग क्या होता है, जो कि रियल नहीं है, अनरियल है, प्राकृतिक है, जो जानबूझ के बनाया गया है। तो जब वो नेचुरल है तो वो एक्टिंग कैसे हो सकती है, और जो एक्टिंग है तो वो नेचुरल कैसे हो सकती है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट अपन जनरल अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। कोई भी जैसे कि मूवी वगैरह आती है या कुछ भी आता है तो अपन कहते हैं उसकी एक्टिंग बहुत नेचुरल थी। तो नेचुरल कैसे हो सकती है अगर वो एक्टिंग थी तो। नेक्स्ट देखिए, सीरियसली फनी। ठीक है, सीरियसली क्या होता है, गंभीर, और फनी क्या होता है, मजाक। तो अगर वो मजाक है तो फिर वो सीरियसली कैसे हो सकता है, और सीरियसली है तो फिर वो मजाक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब के जो आपके वर्ड्स मिलते हैं एक साथ जो कि कॉन्ट्रास्ट में होंगे, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होंगे, लेकिन मीनिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। और पैराडॉक्स है जिसमें टोटल पूरा पूरा स्टेटमेंट जस्ट ऑपोजिट होता है, और इसका अगर मीनिंग निकाले तो मीनिंग पे भी फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे अपन ने निकाला था मीनिंग कि पानी के पास जाओगे नहीं तो आप तैरना कैसे सीखोगे, या फिर यहाँ पे निकाला था कि जब पानी है हर जगह तो आप पी क्यों नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट है, इसे आप हाइपरबली या हाइपरबोल दोनों नेम से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, आपका कोई भी स्टेटमेंट होता है उसको टोटल एग्जाग्रेट करके, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। रियल जो है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो अपन कह सकते हैं इट इज एन एक्सट्रीम एग्जाग्रेशन एग्जाग्रेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट कि किसी भी स्टेटमेंट को आप बहुत ज़्यादा एग्जाग्रेट यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, रियल है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा के उसको बोलते हैं, उसे कहते हैं हाइपरबोल। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं नॉर्मली सेंटेंस लिखूं तो ऐसे लिखूंगी, आई हैव नोट met him for a long time, for a long time। जैसे कि मैं किसी से लंबे टाइम से नहीं मिली, तो जनरल सेंस में मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन इसको मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, एग्जाग्रेट करके लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेस, कि कई उम्र से मैं उससे नहीं मिली। तो उम्र तो अपने को एक ही मिलती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जागरेशन, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सेंटेंस बोला हुआ है। जैसे कि मान लो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, अगर मैं बोलूं ही रैन फास्ट, नॉर्मल सेंटेंस है कि वह तेज दौड़ा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मुझे एग्जागरेट करके बोलना है तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ, ही रैन faster than the speed of लाइट, कि वह लाइट की भी स्पीड से तेज दौड़ा। तो लाइट की स्पीड क्या होती है अपने को पता है कि बहुत ही एक बहुत छोटे से टाइम के अंदर वो इतना जल्दी सप्लाई होती है, उतना तेज कोई नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ पे भी एग्जागरेट यूज हुआ है, एग्जागरेशन का यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, अगर जनरल सेंस में मैं बोलूँ तो मैं बोल दूँ, आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ बताई जाती है और फिर अपने को बोला जाता है कि आपको कितनी बार बता दी ये चीज़। अब इसी को अगर एग्जाग्रेट करके बोलना है तो कैसे बोला जाएगा, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव
told you million times, यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं मैंने, मिलियन टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जो भी है। तो यहाँ पे नॉर्मल सेंस में मैंने कहा है कि तुम्हें कितनी बार बोल दिया, मैंने कई बार बता चुकी। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें मिलियन टाइम्स बता दी है मैंने ये चीज़, या 1000 टाइम्स या 100 टाइम्स बता दी है। तो यहाँ इसी चीज़ को मैंने एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है। इनका रियलिटी से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ है वो उसके लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फिर बताई जाती है, इसे कहते हैं हाइपरबोलिक।